रेडियो इप्सा। हेलो, आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज पलक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा शो लेकर आई हूँ, जहाँ पर मेरे साथ एक बहुत ही अमेजिंग सी पर्सनालिटी बैठे हैं। तो आइए चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ मिस्टर जयंत पंड्या से। सबसे पहले तो हाय सर, कैसे हैं आप? बस। और कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आकर? काफी अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है? हाँ, काफी अच्छा लगा। एक बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंसर माहौल है यहाँ पे। मुझसे मिलकर कैसा लगा? आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। ऑल राइट। अगर मैं आपको जयंत के बारे में बताऊं, ये हाई कोर्ट एडवोकेट तो हैं ही, बट उसके साथ साथ ये सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिशियन है। और एक और ख़ास बात बताऊं, इन्हें गाने का भी बहुत शौक है, ये सिंगिंग भी काफ़ी अच्छी करते हैं। तो डेफिनेटली कुछ सुनने भी यहाँ पर आपको मिलेगा। और साथ ही साथ एडवोकेट हैं, तो लॉ से रिलेटेड बातें तो होंगी जो आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते और चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ के लॉज के लिए और जो लीगल सिस्टम है इंडिया का, उसको लेकर जनरल परसेप्शंस क्या क्या हैं? देखिए, हमारा संविधान काफी सुलझा हुआ जी। हर देश अलग अलग देश से लिया गया है। हाँ, कुछ बिल्कुल। और एक और बात है कि ये रिटर्न में भी है। जी, जैसे कि कुछ अमेरिका से लिया, कुछ कनाडा से, कुछ जर्मनी से, इन सब से लेकर, और कुछ हमारे पास पहले से थे 1935 में। तो ऐसे करके हमारा संविधान बनाया गया। बिल्कुल। और इसके बाद एक जो उसको एक बहुत ही प्यारा सा माहौल देती है। वो क्या देती है कि जब हम कोई कानून बनाते हैं नया, तो वो लोकसभा राज्यसभा दोनों के बहुमत के बाद प्रेसिडेंट के पास जाकर, तो लोकसभा और राज्यसभा में कौन बैठते हैं? ये वही बैठते हैं जो जनता चुनती है। बिल्कुल। तो इसमें पूरे देश इन्वॉल्व होता है। देखिए, आप बहुमत मिलेगा तो ही आप कोई कानून बना पाओगे, चाहे वो विपक्ष का भी हो और दे रहा हो। तो ये एक बड़ी खूबसूरती है, जहाँ हर जाति, धर्म, पंथ के लोग एक साथ मिलकर पूरे देश में रहते हैं। बिल्कुल। तो यही हमारे कानून और लीगल सिस्टम की है कि इतने सब के बावजूद भी न्याय मिलता है। बिल्कुल, ये बात तो है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं और लोग इवन उसके लिए अवेयर भी नहीं रहते हैं। इसमें आर्टिकल्स तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 तक जाते हैं। इसमें राइट टू फ्रीडम है, आज़ादी है, राइट टू इक्वलिटी है, एक्सप्लॉयटेशंस अगेंस्ट, और उसके बाद रिलीजियस राइट टू रिलीजियस, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और राइट टू वोट है। तो ये सारे राइट्स हैं हमारे पास जो हमें जानना चाहिए। इसलिए आप अगर हो सके तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक पढ़िएगा। तो उसमें हर एक को अवेयर तो जरूर रहना ही चाहिए। तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या राइट्स हमें मिले गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें 138 की, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसके बारे में भी लिसनर्स को कुछ बताइए, क्योंकि अवेयर रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी, जैसा कि जानते हैं, आज के समय में चेक बाउंस के केस जो होते हैं, यही 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। और एक नए एडवोकेट को थोड़ा मेरी तरफ से ये रहेगा कि अगर वो चाहे अपनी प्रैक्टिस करना, तो वो इन केसेस के थ्रू कर सकता है जल्दी, क्योंकि थोड़ा उसके लिए इजी रहेगा। जी। ये पहले चेक बाउंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का करना। तो इसमें क्या होता है कि आपका जैसे कोई पेमेंट रुका हुआ है, किसी ने आपको चेक दिया हुआ है कि ये पेमेंट के बदले आप, भाई मैं इतनी तारीख को आपका पेमेंट दे दूंगा, तो आपको एक चेक देता है किसी, आप ये रखिए और आप इस समय पे लगा लीजिएगा और आपका पेमेंट ले लीजिएगा। लेकिन चूंकि आप उस समय लगाने जाते हो और आपको पेमेंट नहीं मिलता, बैंक से रिटर्न मेमो में लिखा हुआ आता है कि फंड इनसफिशिएंट है, या अकाउंट क्लोज्ड है, या जो भी रीज़न मिलता है, पैसा नहीं मिलता, तो जो रिटर्न मेमो के साथ आप चेक लाते हुए तो एक लीगल एडवाइज़र के पास जाओगे, तो वो फिर उसके बेस पे नोटिस पहुंचाएगा और केस फाइल करेगा। जी। तो ये एनआई एक्ट है। और इसके बाद नॉर्मल उसके अंदर प्रोसीडिंग्स चलती है। उसकी भी अलग अलग प्रोसीडिंग्स है। ऑल राइट। रहता उसमें यही है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बेसिकली सब ऐसा सोचते हैं कि हमने केस लगा दिया और खत्म, आपको धैर्य रखना। ये तो चूंकि कोविड के कारण 3 साल का जो गैप हो गया, इसमें सारे केसेस और बढ़ते चले गए और कई केसों को 3, 5 इयर्स हो गए, जो कि ऐसा होता नहीं है।
मेन क्या होता है कि जब तक गिरफ्तारी वारंट नहीं इशू हो जाता है, सामने वाला अपनी जमानत नहीं ले लेता, तब तक तो थोड़ी दिक्कत जाती है, क्योंकि सामने वाला जब तक सामने नहीं आ जाएगा जी लेकिन एक बार कोर्ट के सामने आने के बाद, जमानत लेने के बाद या उसके बाद आगे बढ़ जाती है, तो फिर वो एक स्टेज तक पहुंच ही जाता है जी। बेसिकली ज़्यादातर इसमें राजीनामे ही होते हैं, अच्छा, क्योंकि राजीनामों में ही आपको कोर्ट फीस जमा करी हुई वापस मिल सकती है, ओके। नहीं तो नहीं मिलेगी, और वो भी लोक अदालत के। ओके। तो एक इसके बहुत सारे फंड हाँ। हैं। तो क्या होता है कि जब इतना टाइम जाता रहता है, तो फिर आखिरी में पहला काम ये रहता है कि दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बनाकर राजीनामा करवा लिया जाए, बिल्कुल नहीं तो फिर आगे तो फेस करना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ऑलराइट, यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें जान ली हैं लॉस से रिलेटेड, बट अभी और भी बातें बाकी हैं। बट उससे पहले यहाँ ले लेती हूँ मैं एक छोटा सा ब्रेक। सो ब्रेक के बाद मैं यानी कि आरजे फलक फिर से आ रही हूँ आपके लिए शो लेकर। सो स्टे ट्यून्ड टू रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। रेडियो इप्सा रेडियो इप्सा। हेलो, आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज फलक, और आपके लिए अमेजिंग सा शो लेकर ब्रेक के बाद दोबारा आ चुकी हूँ। और यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर जयंत पांड्या, जो कि खरगोन से आए हैं। खरगोन के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये एडवोकेट हैं और हमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। वैसे इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये सिंगिंग भी करते हैं। तो चलिए, इनसे आगे भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जानने को मिलेंगी। एंड अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है ना कि गलत FIR दर्ज हो जाती है, तो इस वजह से लोगों को बहुत परेशानी भी होती है। सो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, गलत हो या सही, जी एक बार अगर FIR दर्ज हो गई जी, तो फिर उसको हटा पाना मुश्किल होता है। बेसिकली इसके लिए कानून में रिट पिटीशन दायर करना पड़ती है 482 के तहत। ओके। तो जो FIR क्वेश करती है, तो लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतना आसान नहीं होता कि FIR को क्वेश करवा लिया जाए। उसके लिए उसमें एविडेंस और काफ़ी चीज़ें लगती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन एक ये तरीका है उसको क्वेश करने का। ओके। इसके अलावा तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसको फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि FIR हो गई तो चालान पेश होगा, चालान पेश हो गया तो कोर्ट में फिर जाना ही पड़ेगा और उन चीज़ को फेस करना ही पड़ेगा। तो FIR से कोई बचा नहीं जा सकता अगर एक बार हो गई तो। सिर्फ एक ही है 482 क्वेश, रिट पिटीशन जो लगती है इसके तहत, बस। और ऐसे काफ़ी सारे केसेस भी होंगे ना जहाँ पर गलत FIR दर्ज हो जाती है, लेकिन वही बात है कि उनको आपको फेस करना ही पड़ेगा जी। ऐसा नहीं, गलती नहीं भी हो तब भी फेस तो करना ही पड़ेगा। आम जनता को झेलना ही पड़ता है, जैसा कि आप देखते ही आए हैं कि क्योंकि क्या होता है, एक बार अगर कोई चीज दर्ज हो गई तो फिर उसको निकालना मुश्किल होता है जी। वो अगर आपके पास फुल एविडेंस है तो आप क्वेश इजीली कर सकते हैं उसको हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल के। ऑलराइट, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो फेस करना ही पड़ती है सिटीजन्स को, बट इसीलिए ज़रूरी है अवेयर होना, और इसीलिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जान रहे हैं जिससे आप डेफिनेटली अवेयर होंगे। अब एक और चीज़ जो ऑब्जर्व करी जाती है वो है कि कुछ बिल्स सेशन कोर्ट से मिलती हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, कुछ हाई कोर्ट से। सो ऐसा क्यों होता है? देखिए, हर किसी का अपना एक पावर है, हर कोर्ट का, मजिस्ट्रेट का, फिर सेशन कोर्ट का, फिर हाई कोर्ट का। तो पहले बात तो बहुत बड़ी खूबसूरती से ऐसा कहा गया है कि एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए चाहे 1000 गुनहगार छूट जाए। बिल्कुल। तो इसके लिए जो हमारी न्याय प्रणाली बनी है वो इस तरह से बनी है कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर वहाँ आपको लग रहा है कि आपको न्याय नहीं मिला तो आप सेशन कोर्ट जा सकते हैं। फिर आपको लग रहा है कि वहाँ आपको न्याय नहीं मिला तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ आपको लग रहा है कि आपको न्याय नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर आपको लग रहा है कि आप अभी भी थोड़े रह गए, थोड़ा आपको ढील मिल जाए तो आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, इतनी क्यों वो फिल्टर होके जाती है कि ताकि एक बेगुनाह सजा ना हो जाए। बिल्कुल, चाहे ये सबसे अच्छी बात है। ये हमारे कानून की, हमारी जुडिशरी की कितनी प्योर बात है जी, कि हमें इतना छन के आना पड़ता है जिससे एक बेगुनाह को सजा ना हो। तो एक ये बात है। और इसमें क्या होता है कि अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं। अब जैसे बेल से तो कोई सेक्शन स्ट्रेट ट्रायल रहता है, कोई सेशन ट्रायल रहता है, तो इसमें कोई वो लेकिन आपको जैसे कि अगर मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं भी है तो आपको वहाँ खारिज करवाना पड़ेगा।
फिर एडीजे सेशन कोर्ट पे आएगी। अगर सेशन कोर्ट दे तो ठीक है, नहीं दे तो फिर वहाँ से खारिज करा के आपको हाई कोर्ट में करना पड़ेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया रहती है जो आपको करना पड़ती है। तो वो अलग अलग आपके जो भी धाराएं लगी है उस हिसाब से अलग अलग रहता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी हमने काफ़ी सारी बातें जानी है, काफ़ी सारी बातें जानना बची हैं, बट उससे पहले यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा से आ रही हूँ आपके लिए और भी अमेजिंग बातें लेकर। सो उसके लिए आपको सुनते रहना है 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज फलक। रेडियो इप्सा, रेडियो इप्सा। हेलो, आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज फलक और आपके लिए ये अमेजिंग सा शो लेकर ब्रेक के बाद आ चुकी हूँ। यहाँ पर मेरे साथ प्रेजेंट है मिस्टर जयंत पंड्या और उनसे काफ़ी सारी बातें मैं कर रही हूँ। और ये एडवोकेट हैं तो डेफिनेटली आपको लॉ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जानने के मिल रही हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी बातें जान लेते हैं जो एज अ सिटीज़न आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। वेल जयंत, अगर हम बात करें हिट एंड रन के बारे में, सो अभी रिसेंट में उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था, ड्राइवर्स ने उसका काफ़ी विरोध किया था। सो उस पर आप कुछ बताइए सिटीजन्स को। उसमें बेसिकली क्या है कि सरकार ने उसमें बदलाव इसलिए भी करे हैं कि जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे ही कोई, मान लो कोई परिचित है या किसी और के, अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया, टक्कर लग गई जी, तो टक्कर लगने के बाद सरकार की मंशा ये थी इसमें नए में कि वो आदमी भागे ना जी, वो रुके, हाँ, उसे लेके जाए। बिल्कुल। तो अगर जैसे वो अपनी रुक के अपने आप को सरेंडर कर देता है, अपनी बात बता देता है कि हाँ भाई मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ या मदद कर रहा हूँ, तो वो उस पर हिट एंड रन लागू नहीं होगा जी। कानून का मतलब ये है। लेकिन चूंकि उसमें 2 साल की सजा थी पहले, अब 7 साल की सजा है, तो वो थोड़ा ज्यादा हो गया। इसके साथ फाइन भी बड़ा हो गया और ये कठोरता इसलिए की गई कि आदमी वहां से भागे ना जी। तो ठीक है, कोई बदलाव, लेकिन हमारे देश में हम देखते आए हैं कि ये भी बात सत्य है जिसको झुकलाई नहीं जा सकती कि अगर किसी बड़ी गाड़ी से टक्कर लगी है और वो ड्राइवर वहीं रुका तो शायद हमारे लोग उसे पीटने लग जाए जी। बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में, बजाय ये कि भीड़ इकट्ठी होकर उस पे, हाँ, तो वो अपनी जान बचाने के लिए वैसे ही भागेगा जी। हाँ, तो वो पहले अपनी जान बचाएगी, कहाँ जाए। बिल्कुल। तो ये थोड़ा हमारे समाज सिस्टम में भी उस चीज का है कि उसको बदलाव आप थोड़ा चाहो भी तो थोड़ा टाइम लगेगा जी। हाँ। लेकिन ये है कि उसको लाने का मूल उद्देश्य यही था कि व्यक्ति पहले टक्कर खाए हुए व्यक्ति की मदद करे, उसको चोट लगी हो या कुछ बच सकता हो तो वो जाके ले जाए, या किसी को इन्फॉर्म कर दिया पास में अपने पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म कर दे कि हाँ मुझसे ये हो गया है, आप यहाँ आके इनकी मदद में भी ले जा रहा हूँ, आप आइए, मैं आपको वहाँ मिल जाऊंगा, तो सरेंडर कर। तो मतलब कहने का तात्पर्य यही था कि आदमी कहीं भागे ना, बिल्कुल, नहीं तो चले जाते थे, आदमी को कुछ हो जाता, जान का खतरा, बच सकता होता है तब भी नहीं बच पाते। तो आप अगर आप इसलिए रुकते हो तो हिट एंड रन नहीं लगेगा जी। हाँ, बस मूल उद्देश्य उसका ये है। लेकिन उसको समझ के थोड़ा सजा को थोड़ा बढ़ा के, तो थोड़ा ये सब चीजें लोगों के मन में इस तरह से आ गई कि अरे ये क्या हो गया। लेकिन आपको धारणा समझना चाहिए कि उसके पीछे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कई रिटायर्ड जज हैं, कई कानून के कई वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो लगे हुए थे, एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, एक इतने बड़ा पैनल था, ऐसे ही कोई बदलाव नहीं आ गया कानूनों में। बिल्कुल। तो वो थोड़ा सोच समझ के ही हुआ होगा। बस ये कोई भी नई चीज करने के पहले थोड़ा टाइम तो लगता है जी। और जैसे कि लॉज को लेकर भी काफ़ी फ्रीडम है और सबको जस्टिस तो मिलता ही है, बट इसके बाद भी एक चीज़ ऑब्जर्व करी जाती है कि लोगों के मन में जो डर है न्यायालय को लेकर वो अभी भी है। हाँ, न्यायालय को लेकर डर जी, ये तो ऐसा है कि ये जब तक चलेगा जब तक न्यायालय है और पब्लिक है जी। क्योंकि वो बिना डर के आप न्यायालय के अंदर, आप अगर न्यायालय से ही नहीं डरोगे तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि वो डर आपके मन में रहता है, इंसान के मन में डर तो रहता ही है, तभी तो वकील वो एक एडवोकेट के पास जाता है कि आप बचाइए जी। तो अगर वो नहीं रहेगा तो हम जितने भी एडवोकेट्स हैं वो भी अपना प्रोफेशन जी, बिल्कुल सही बात है, तो वो डर भी मान लो। लेकिन हाँ, ये है कि आपको न्याय मिलता है, बिल्कुल न्याय मिलता है, और उस न्याय के लिए प्रक्रिया इतनी सरल की गई, जैसा मैंने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो ये सब ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिलता। अगर आपको एक जगह एक कोर्ट से जब आ गया फैसला, अगर आपको नहीं लगता है सही, तो आप ऑब्वियस ही बात है उसके अपर कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, इसीलिए वो डर
जी। आपका दूर होता है जब जी। आप जाते हो, समझते हो, लेकिन आपको न्याय मिलता है। और राइट, सो यहाँ पर एक बात तो है कि हमें अवेयर होना चाहिए और साथ ही साथ जो सारे रूल्स बनाए गए हैं वो हम सब के लिए, हमें उसे फॉलो भी करना चाहिए और अगर कहीं पर भी हम इनजस्टिस देखते हैं तो उसके अगेंस्ट भी जाना चाहिए। और ऐसी अमेजिंग बातें मैं आपसे करूँगी और जयंत से भी हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, बट उसके लिए आपको करना है थोड़ा सा वेट और सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। रेडियो इप्सा। रेडियो इप्सा। हेलो, आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज़ फलक और ब्रेक के बाद दोबारा से आ चुकी हूँ आपके लिए शो लेकर, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉ से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड, कोर्ट की बातें यहाँ पर हो रही हैं। और मेरे साथ प्रेजेंट है मिस्टर जयंत पांड्या, जो कि एडवोकेट हैं और उनसे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जानने को मिल रही है। ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बट अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं उनसे पूछने वाली हूँ जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सो जयंत, जैसे कि आप तो खरगोन से ही हैं, तो अगर हम बात करें खरगोन की तो ये एक डिस्ट्रिक्ट है, राइट? जी। बट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो मंडलेश्वर में है। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये काफ़ी पुराना एक सुई की तरह चुभने वाला सवाल है कि हम डिस्ट्रिक्ट हमारा जी। खरगोन में है, लेकिन जी। उसके बावजूद भी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मंडलेश्वर में है। इसकी काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई। जी। जो भी हमारे कोर्ट के प्रेसिडेंट रहे खरगोन बार के, उन सभी ने कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ी है, कुछ राजनीतिक, कुछ अलग कोर्ट के मुद्दे, लेकिन कुछ अलग अलग पावर्स के कारण हर बार ये चीज़ अटकी ही रह गई। शायद सरकार को इसको समझना चाहिए कि इसमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से गरीब हैं जो डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जब खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आएगा तो काफ़ी लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा और एट्रोसिटीज़ आएगी, और इसके साथ साथ लेबर कोर्ट आएगी, जो कि हमको इधर खंडवा जाना पड़ता है और वो इधर खंडवा साइड, और एक जो मंडलेश्वर भी जाने में काफ़ी दूरी डिस्टेंस लगती है। तो जो आम जन है, जो नहीं जाने में सक्षम है, वो कैसे जाएगा? बिल्कुल, और सही इसके बात साथ है। साथ जो माहौल है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अगर आप देखोगे तो खरगोन कहने में ही आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मंडलेश्वर लगती है। तो ये काफ़ी टाइम से चला है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और गलत है तो उसको वहीं रहने दिया जाए। उसको खरगोन लाना सबकी मांग है और ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे अगर अपन बात करें मीडिया के बारे में, सो मीडिया ऑलरेडी फोर्थ पिलर कंसिडर किया जाता है डेमोक्रेसी का। जी। सो मीडिया किस तरह से एम्पावर करता है इसको? जैसे मीडिया आजकल कुछ बुद्धिजीवी हैं जी। जो जानबूझ के भी, चाह के भी अपने हिसाब से उस चीज़ को टर्न कर, क्योंकि जी हाँ। उनको नॉलेज है उस चीज़ की करने की। पर मेरा मतलब है, अगर वो न्यायिक जुडिशरी में देखा जाए तो जब आपके किसी के ऊपर आरोप लगता है तो एक मीडिया का रोल क्या होना चाहिए, एक व्यवस्थित मीडिया का रोल क्या होना चाहिए कि वो, उनको आज़ादी है जी। लेकिन वो बताते कुछ इस तरीके से हैं कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है अभी तो सिद्ध भी नहीं हुआ, जी हाँ। लेकिन उनका बताने का तरीका ऐसा रहता है कि वो आम जन की नज़रों में वो मुजरिम ही बिल्कुल बन जाते हैं। तो मेरा मतलब है, आप पे आरोप लगा, आप आरोपी नहीं बने, उसको सिद्ध होना बाकी है। तो कहने का मतलब कि पहले आपने उनको पहले ही आरोपी बता दिया। जी। तो अगर आप लोगों की नज़रों में उनको पहले ही आरोपी बना दोगे तो जिस भी दिन उसको कोर्ट बेगुनाह साबित घोषित करेगी, आज तो उसके पास कितनी स्टेजेस है अपने आप को साबित करने के लिए, वो जिस भी दिन बेगुनाह साबित होके आया, आपने तो लोगों के मन में उसको गुनहगार बना ही दिया। अब वो आएगा तो लोग क्या समझेंगे, न्याय प्रणाली को, न्याय प्रक्रिया को क्या समझेंगे, यार ये तो गुनहगार है, फिर कोर्ट ने कैसे छोड़ दिया? तो इससे जो विश्वास है वो न्यायालय के प्रति कमजोर होगा। तो एक समझदार मीडिया, एक बुद्धिजीवी मीडिया के कुछ लोगों से बस मेरा इतना ही कहना है कि वो जब भी कोई चीज़ बनाए तो उनके पास इतनी ताकत है कि वो किसी का जीवन बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो किसी भी आरोप को इस तरीके से न बताएं कि वो आरोपी पहले ही सिद्ध हो जाए, जो कि एक लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक नहीं होती, और वो एक बहुत जिम्मेदार चौथे स्तंभ है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो यहाँ पर हमने मीडिया के बारे में बात करी, लॉस के बारे में बात करी। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? अगर आप नए
लॉ एडवोकेट प्रैक्टिशनर जी बन हाँ, रहे हैं जी तो हमेशा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जो रहना चाहिए। जैसे कि आप अगर सबसे पहले प्रैक्टिस करना चाहें तो 138 जैसा कि मैंने शुरुआत करी थी मेरे जी हाँ। 138 एनआई एक्ट से, तो ये जो केसेस होते हैं ये आपको इजीली कॉन्फिडेंस भी गेन करवाते हैं और आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा इन केसेस को सॉल्व करने में, तो ये बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल फिर बाकी तो हमारी जूनियरशिप में ऐसा रहता है कि काफ़ी लंबा समय देना पड़ता है, सीनियर के अंडर में रहकर 2-5 साल 5 साल हमको लॉ में लग जाते हैं, फिर हम LLM कर ली तो 2 साल और लग गए, फिर 3-4 साल किसी जूनियर के अंडर, तो आप 10 साल तो यहीं कवर हो गए। जी हाँ, फिर ऐसे करते करते थोड़ा आगे, तो इसमें बहुत सब्र और पेशेंस रखना पड़ती है। बाकी तो जी बिल्कुल, सभी हाँ बाकी हार्ड वर्क तो अपनी जगह रहता ही हाँ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सो ऑल राइट, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आपने काफ़ी सारी चीज़ें लिसनर्स के साथ शेयर करी जिसके बारे में उन्हें नहीं भी पता था। और एक संस्कृत का एक श्लोक है, एक छोटी जी। सी लाइन है जो मैं देखता हूँ, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे। परिश्रम करने से ही आपको इच्छाओं की पूर्तियों से आपको नहीं मिलेगा सक्सेस, आपको परिश्रम करने से ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्या बात है। तो मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क, परिश्रम करना जी ही पड़ता है। जी, वो तो आप कहीं भी हो, हार्ड वर्क तो ज़रूरी ही है। जी ऑल राइट, सो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई एम श्योर लिसनर्स को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा ये शो, बट अभी हमारे जाने का वक्त हो गया है। नेक्स्ट टाइम भी ऐसी कुछ अमेजिंग बातें लेकर आएंगे जिससे आप ज़रूर अवेयर बनेंगे। सो फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम निकाला और यहाँ पर आए। थैंक यू। आप सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो इब्सा, जो कहे दिल की बात एंड दिस इज फलक। रेडियो इप्सा।